इंटरप्रिटेशन का मतलब है evaluate द कंपनी परफॉर्मेंस। आप कंपनी की परफॉर्मेंस evaluate करना चाहते हैं। evaluate कंपनी परफॉर्मेंस, कि कंपनी की परफॉर्मेंस evaluate करनी है आपको, कि देखना है कि कंपनी कैसी चल, पिछले एक साल कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी ने अच्छे अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं, कंपनी ने बुरे रिज़ल्ट दिए हैं। तो जब हम ये बात करें कि कंपनी के रिज़ल्ट के बारे में, कि कंपनी के परफॉर्मेंस, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और दूसरी बात कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब किसी भी बंदे को या किसी भी कंपनी को हम स्ट्रॉन्ग तभी कहते हैं जब उसके पास असासे बहुत ज़्यादा होते हैं, एसेट बहुत ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ नहीं है, किसी के पैसे नहीं देने बल्कि अपना ही पैसा सारा। तो कहते हैं ये फाइनेंशियल पोजीशन है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि कंपनी ने प्रॉफिट और लॉस कितना कमाया, प्रॉफिट और लॉस, ये कंपनी की परफॉर्मेंस शो करता है। ओके जी। अब जब आपने कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करनी है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, आप चेक करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है जी। और अगर आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, बैलेंस शीट की तरफ। एक मिनट यार, ज़रा अजान हो लेना, ज़रा एक मिनट जस्ट। अच्छा जी, कि जब आप कंपनी की परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और देखेंगे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने कितना लॉस कमाया। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो कंपनी एक तरह से अच्छी चल रही है, अगर कंपनी ने लॉस दिया इस साल तो इसका मतलब है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर कम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें कि एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर जितने एसेट है उतनी लाइबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब कंपनी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है जी। तो अब सिर्फ हमें यही चीज़ नहीं देखनी कि बैलेंस शीट पे जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस चेक, बैलेंस शीट में जाएं एसेट लाइबिलिटी चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएं और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें। हमें इसके लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। वो टूल्स क्या हैं, इन ये जो टूल्स है जिसके थ्रू हम कंपनीज को परफॉर्मेंस चेक करते हैं, टूल्स बाय विच कंपनी परफॉर्मेंस अवेलुएट, और उस टूल का नाम है रेशो एनालिसिस। कि ये एक रेशो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस अवेलुएट करते हैं। अब ये रेशो एनालिसिस, रेशो का मतलब होता है रेशो, इसके अंदर आप जो है वो रेशो कैलकुलेट करते हैं। अब रेशो जो है वो चार तरह की होती हैं जिसके थ्रू आप कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करते हैं। सबसे पहली रेशोज होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिट अबिलिटी रेशोज। नंबर टू, सेकेंड इज लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो है। तीसरी रेशो है इफिशिएंसी रेशो, एंड लास्ट इज पोजीशन रेशो, पोजीशन रेशो। ये चार तरह की रेशोज हैं जो कि जिनके थ्रू आप कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करते हैं। ओके जी। अच्छा जी, अब आते हैं वन बाय वन कि जब आप रेशो एनालिसिस कर रहे होते हैं ना कंपनी का, क्योंकि अब आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, माशाल्लाह बड़े होते जा रहे हैं, कि जब आप रेशो एनालिसिस करने जा रहे होते हैं तो आपका काम ये होता है कि रेशो कैलकुलेट करना काफ़ी नहीं है, आपको उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी देनी होती है।
आपने बताना है इसको कि भाई इस चीज़ का मतलब क्या है, आपने जो कैलकुलेट किया रेशो इसका मतलब क्या है और इसके अंदर चेंज क्यों हुआ है, ये बताना है आपको। ये सारी रीजंस बतानी है, सिर्फ रेशो कैलकुलेट करना जो है वो काफ़ी नहीं है, आपको इसके अंदर घुसना है। अंदर घुसने का मतलब इसके अंदर की चीज़ें बतानी है भाई किस वजह से रेशो चेंज हो रही हैं। अगर आपका पिछले साल प्रॉफिट 20% था, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर पिछले साल आपका प्रॉफिट 20% था 2000, सर आपकी आवाज़ नहीं मेरी तरफ से असर्सन बिल्कुल ठीक है। मेरी जो दो 2010 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 20%, 2011 के अंदर फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट अगर 15% हो गया, तो आपने वजह बतानी है भाई डिक्रीज जो हुआ है 5% प्रॉफिट वो क्यों हुआ है, आपने वजह बतानी है। ठीक है जी। तो जब आप रेशो एनालिसिस करेंगे तो रेशो एनालिसिस करते हुए आपने चार चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि जो आपने रेशो कैलकुलेट करने हुए ध्यान में रखना है कि व्हाट डज मीन बाय रेशो, कि रेशो का मतलब क्या है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना रेशो, वो रेशो का मतलब क्या है। ठीक है। नंबर टू, सेकंड जो आपको पता होनी चाहिए वो चीज़, पहला ये है कि जो आप रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। नंबर टू, व्हाट डज ए चेंज इन द रेशो मीन, कि जो जब रेशो चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब रेशो चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा। नंबर थ्री, व्हाट इज द नॉर्म, नॉर्म का मतलब नंबर क्या है, 3 आपने क्या बताई है? व्हाट इज द व्हाट इज द नॉर्म, थर्ड के ऊपर। सेकंड है व्हाट डज ए चेंज इन द रेशो मीन, कि भाई जो रेशो के अंदर चेंज आ रहा है उसका मतलब क्या है, रेशो जो चेंज हुई है उसका मतलब क्या सर है। ये थर्ड वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये क्या चीज है? व्हाट इज द नॉर्म, नॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है, एक हर यस। चीज़ का स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड भाई ये चीज़ का ये स्टैंडर्ड है। तो मैंने कहा तो भाई मैंने 20% प्रॉफिट रखना है, 20%, अगर 15% हो गया, 19% आ गया, 18% हो गया है, तो वो क्या है, वो मतलब स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका। ठीक है वो चीज़। और नंबर फोर भी कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ, क्योंकि हर हर रेशो की एक लिमिट है ना, लिमिटेशन होती है, हदूद है, आप मैक्सिमम उससे कितना उससे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे एक अनलिमिटेड जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन होती है। व्हाट आर द लिमिटेशन, बेसिक चीज़ है ये फर्स्ट तीन पॉइंट, आप चौथा नाम भी लिखें, ये छोड़ दें, पहले तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भाई रेशो का मतलब क्या है जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर रेशो के अंदर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड क्या था या स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रेशो को एक्सप्लेन करने जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं रेशो कैलकुलेट करते हैं भाई रेशो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरीज है रेशो की वो है प्रॉफिटेबिलिटी। एबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, प्रोबेबिलिटी रेशो में हमारे पास सबसे जो मेन रेशो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को हम ग्रॉस मार्जिन रेशो भी कहते हैं, ग्रॉस मार्जिन रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट कह लें, ग्रॉस मार्जिन रेशो कह लें, एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हैं, तो आपके कॉस्ट ऑफ सेल पास माइनस करके। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को जी। ऊपर रखेंगे, सेल्स नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
ठीक है, पहली रेशो हमारे पास यही है। दूसरी रेशो नंबर 2, तो ये तो हो गया मार्जिन। जो मार्कअप है उसमें क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं करेंगे, यही करना है आपने, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। आपने सिर्फ जीपी रेशो निकालनी है, वो आपने ये नहीं देखना कि भाई सेल प्राइस आपने मार्कअप पे की है या मार्जिन पे की है, वट एवर। हमें यहाँ पे इस चीज़ को बोधन नहीं करना। हमें ये चीज़ देखनी है कि रेशो कैलकुलेट करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, वो जीपी ओवर सेल है। ठीक है, फॉर्मूला चाहे हम मार्कअप का यूज़ किया है या मार्जिन का किया हुआ है। ओके। जी। अच्छा, दूसरी रेशो जो है वो हमारे पास है इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो, इसे हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास परसेंटेज में निकलेगा। ये दूसरी रेशो है। आपको एग्जाम के अंदर आएगा भी यही कि रेशो कैलकुलेट करके बताएं। आपको रेशो के अंदर फॉर्मूले यूज याद करने हैं और जो हम लिख रहे हैं यही फॉर्मूले आने हैं। ठीक है, सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरी रेशियो दोबारा फिल इन करना थोड़ा। ऑपरेटिंग सर प्रॉफिट एक मार्जिन क्वेश्चन या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो जो है वो, इसका मतलब है, देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले तो ये बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दें एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं। एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? एडमन, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे माइनस करें तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर रखें, सेल्स नीचे रखें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास क्या आएगा, परसेंटेज आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की फॉर्म में। ओके। सर एक क्वेश्चन है। सर ये तो आपने बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो है ये जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल मार्केटिंग वगैरह माइनस करते हैं। लेकिन सर ये बुक में लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से तो ये इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन वगैरह भी लेस होते हैं ना, फिर ही नेट प्रॉफिट आता है। हाँ जी, नेट प्रॉफिट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें, उसे छोड़ दें, मैं जो लिखवा रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है सर। ठीक है, जी। मैं तो समझ गया। मतलब अपने तीसरी इंटरेस्ट तीसरी टैक्स से पहले वाला जो प्रॉफिट होगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाँ जी, ठीक है। जी। उसके बाद तीसरी रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट लेते हैं, जिसे आपको पता है कि नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। नेट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कॉस्ट एंड आफ्टर टैक्सेशन। इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको माइनस करें, इसको डिवाइड कर देंगे सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो निकल आएगी, वो भी परसेंटेज के अंदर आंसर होगा। ओके। अच्छा, जी। इसके बाद चौथी रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, वो है रॉस। नाम सुना हुआ है आपने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रॉस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे नाम से जाहिर है, रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट, रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा यूज करना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला प्रॉफिट। यहाँ पे कौन सा यूज करना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में से माइनस कर दें करंट लायबिलिटीज। आप ये माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा रॉस का? रॉस इज इक्वल टू, तो सर नेट एसेट्स होते हैं आपके, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है? नहीं, इक्विटी या नेट एसेट प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है सर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो मतलब तो आपके टोटल एसेट में मैंने से क्या पहले लिखा? करंट। मैंने टोटल एसेट लिखा है और उसमें से सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस की हैं। आपकी बैलेंस शीट साइड पे तीन चीज़ें होती हैं,
इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, ऐसे नहीं होता? जी सर। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने करंट लाइबिलिटीज निकाल रहा हूँ, पीछे क्या बचा, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट इक्विटी, या जिसे आप नेट एसेट कह रहे हैं। तो इसका ठीक है। फॉर्मूला होता है रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज के अंदर आएगा। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऊपर हमने कैलकुलेट तो किया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यस सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। परसेंट टैक्सेशन। यस ठीक प्रॉफिट है। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह लें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लें, एक ही बात। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है ये पूरी हो गई है। कितनी रेशो लिखवाई है मैंने, 4। ये 4 रेशो होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, यानी कि प्रॉफिट के लिहाज से आप 4 रेशो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। आगे एक और रेशो इसी के अंदर ही लिख लें, बेहतर है, चलो इसी के अंदर लिख लें, 1 मिनट। 5वीं रेशो इसी के अंदर, नेट एसेट टर्नओवर। नेट एसेट टर्नओवर का मतलब इसे है क्या, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका जो आंसर निकलेगा वो हमेशा टाइम्स के अंदर निकलेगा। टाइम्स मतलब समझते हैं ना, टाइम्स, टाइम्स का मतलब टाइम नहीं है, वॉच नहीं है, इसका मतलब है कि आपने कितनी दफ़ा, कितने टाइम्स, कितने गुना, गुना तो समझते हैं ना, गुना, इतने गुना जो है वो आपने यस सर। अगर आपने $10 एसेट के अंदर लगाए हैं तो आपने $1 कमाया, तो इसका मतलब आपने कितने गुना कमाया, 1 गुना कमाया अपने एसेट के एक लिहाज। गुना। ठीक है। तो इसका मतलब, तो ये इसका आंसर हमेशा टाइम्स के अंदर आएगा। तो जितने टाइम्स आपके बढ़ते जाएंगे आपके एसेट टर्नओवर उतनी बेहतर होती जाएगी। ओके। यस सर। यस सर। अच्छा, लास्ट जो है वो उसने आपको एक रिलेशनशिप बना के दिया है कि उसने कहा कि जो रॉस है ना, रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमेशा इक्वल होती है किसके, एसेट टर्नओवर। ले लें आप एसेट टर्नओवर, जो अभी जो हमने लिखी है, इसको मल्टीप्लाई करें ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ। ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है। यस सर। अब एसेट टर्नओवर की रेशो क्या थी, एसेट टर्नओवर की रेशो अभी हमने लिखी है कि सेल्स लेनी है आपने, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसको मल्टीप्लाई कर दें ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पीछे हमने निकाला ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसको डिवाइड कर दें सेल्स के साथ। तो यहाँ देखें सेल के साथ कटेगी तो पीछे आपके पास रॉस ही बचा ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यस जिसे सर। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक ही बात है, कहते हैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। उसके बाद है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड क्लासिफिकेशन या सेकंड क्लास ऑफ रेशो, लिक्विडिटी। ठीक है जी। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है, हाँ जी, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी क्या होती है बाय द वे, लिक्विडिटी है मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज मीन बाय लिक्विडिटी।
हसन साहब, हसन किधर गया? पता नहीं सर किधर गया। निकल गया। हाँ जी सर। एक मिनट जरा वो सर हाँ जी सर, किधर थे आप? सर वो एकदम खुद ही नेट कट गया तो फिर कॉल काट के दोबारा की। लिक्विडिटी क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय लिक्विडिटी? इसकी एबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन अपनी खत्म करने की जो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू पे द डेट्स। एबिलिटी उसने लिखा भी हुआ है, द एबिलिटी टू मीट द डेट ऑब्लिगेशन, कि कंपनी की जो ऑब्लिगेशन है उसको पे करने की एबिलिटी। मैंने बिलाल के पैसे देने हैं तो मेरे अंदर जो है कितनी एबिलिटी है उसको पे करने की, ये क्या है? लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी। ठीक है। तो अगर लिक्विडिटी की डेफिनेशन लिखी है उसने, हम लिख सकते हैं एबिलिटी टू पे द डेट्स। एबिलिटी टू पे पे द डेट्स। ये लिक्विडिटी की डेफिनेशन है। ठीक है जी। अच्छा, ये सबसे पहले कंपनी की लिक्विडिटी चेक करने के लिए जो सबसे मेन रेशो है वो है करंट रेशो। आप ये समझ लीजिए एग्जाम के अंदर आनी है, 2 मार्क्स पक्के हैं आपके और यही आती है। ठीक है। करंट रेशियो। कौन यस सी सर। कौन सी करंट रेशो, चीज़ का? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। और करंट रेशो सूटेबल करंट रेशो 1/1 रेशो कि एक चीज के लिए आपके पास एक एसेट पड़ा होना चाहिए, ये सूटेबल है। फिजिबल समझते हैं ना? फिजिबल समझते हैं ना क्या होता है? सूटेबल, यस। फिजिबल के मुनासब है कि अगर आपके पास $1 की लाइबिलिटी के लिए $1 का एसेट पड़ा हुआ है तो ये फिजिबल है। ओके। तो, तो ये करंट एसेट कहाँ से मिलेंगे? करंट एसेट कहाँ से मिलेंगे आपको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से आपको करंट एसेट मिलेंगे। करंट एसेट होते कौन कौन से हैं? इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, उसके बाद कैश, बैंक, कैश प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये सारे क्या हैं? ये आपके करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है? सर जो ऐसे एसेट एसेट जिसके कंट्रोल में और अब जिनका 12 मंथ बेनिफिट में अगर एक साल से कम कम बेनिफिट होता है। बिल कर ले हाँ जी। और करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कि जो आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी लाइबिलिटीज है। जो आपको 12 यस। मंथ तक पे करनी है। ओके। तो इसे हम करंट रेशो कहते हैं। अब दूसरी जो रेशो होती है वो है क्विक रेशो, सेकंड टाइप ऑफ रेशो। लिक्विड रेशो की सेकंड टाइप क्विक रेशो। इस क्विक रेशो, इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है। इसको हम लिक्विड रेशो भी कहते हैं, लिक्विड रेशो कह लें, क्विक रेशो कह लें, इसको आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, एक ही मतलब है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है करंट एसेट में से, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दें, इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें। करंट एसेट में से आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपके पास लिक्विड एसेट आ जाते हैं और उसको डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटी से। ठीक है जी। ये सूटेबल यस। होती है 0.5:1 कि अगर आपके पास एक लाइबिलिटी के लिए $0.5 पड़ा हुआ है तो ये सूटेबल है, मुनासिब है। ठीक है। तो ये दो मेन रेशो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती हैं।
मेरी तरफ से लिख सकते हैं आप इसको, लाजमी Yes. टेस्ट करता है। तीसरी उसके बाद जो रेशो है वो है हमारे पास इफ़िशेंसी रेशो, हम इसे इफ़िशेंसी रेशो कहते हैं। इफ़िशेंसी रेशो का मतलब क्या होता है? इफ़िशेंसी का मतलब क्या होता है? कारकर्दगी। Yes, sir. इफ़िशेंसी का मतलब क्या होता है? कारकर्दगी। अगर आप कार कर कंपनी की देगी। कारकर्दगी चेक करना चाहते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। इन्वेंट्री सर ये बुक पे कहीं नजर नहीं आ रहा। पेज नंबर 390 के ऊपर है। यस सर। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड मिल गया। हाँ जी। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड पहली रेशो है। इसका फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री हमने लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो आपके पास आंसर जो निकलेगा वो डेज में निकलेगा। और इसका मतलब क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज की ये जो रेशो हमने लिखी है इसका मतलब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये ठीक है। इन्वेंट्री जो है ये ओपनिंग होगी ना? एवरेज इन्वेंट्री, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। क्लोजिंग, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही दी हो तो आपने दोनों को ऐड करना, डिवाइड कर देना 2 से। ठीक है वैसे। यस सर। मतलब नॉर्मली ये जो इन्वेंट्री आप यूज़ कर रहे हैं ये कौन सी होगी? क्लोजिंग होगी, ठीक है। क्लोजिंग। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दी हो तो दोनों को ऐड करना, डिवाइड कर देना 2 से, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे फिर उससे। ओके, यस सर। अच्छा जी आगे इसका मतलब क्या है? इसे जो हमने ये रेशो अभी निकली है इसका मतलब क्या है? हमने कहा ना कि हर रेशो का आपको मतलब पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, इससे आपका मतलब क्या है। तो इससे आपको ये पता चलेगा हाउ मच, मेरी बात जरा गौर से सुननी है, हाउ मच द मैनेजमेंट के मैनेजमेंट कितनी इफ़िशेंट है, इफ़िशेंट है टू प्रोड्यूस एंड टू सेल द इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने में और उसके बाद सेल करना है। साल में कितनी दफ़ा वो इन्वेंट्री बनाते हैं और बेचते हैं? मैंने क्या कहा? साल में कितनी दफ़ा वो इन्वेंट्री बनाते हैं और बेच देते हैं। बनाते और बेचते हैं। अब एक बिजनेस अच्छा होता है भाई? अगर उन्होंने 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 40 दफ़ा, जैसे जैसे नंबर ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी सेल बढ़ती जाएगी, यस ऐसे ही सर। है ना। अब मैं कहूँ भाई एक कंपनी ने पूरे साल के अंदर 1,000 दफ़ा इन्वेंट्री बनाई और बेच दी तो इसका मतलब क्या बात है? अगर मैं कहूँ एक यस कंपनी ने सिर्फ 10 दफ़ा इन्वेंट्री बनाई है और बेची है तो इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। सर, कई फायदा। कंपनी तो होती है वो रेगुलरली बना रही होती हैं पूरा साल ही। तो वो तो इसका मतलब है कि भाई वो कंपनी अच्छी है, जो कंपनी पूरा साल बना रही होती है तो वो कंपनी बड़ी स्ट्रांग होती हैं। यस सर। जैसे अब पेप्सी है, कोक हो गया, इस तरह की ये जो गाड़ियों की कंपनीज हैं ये पूरा साल प्रोडक्शन करते रहते हैं, तो इसका मतलब डिमांड है तो सर ये प्रोडक्शन करते हैं ना। टेक्सटाइल वगैरह भी सारा साल करते रहते हैं। मतलब क्यों करते हैं भाई? डिमांड है तो करते हैं, ठीक है। हाँ जी जिस सर। कंपनी की मैं कहूँगा भाई पिछले साल 2000, मैं कहूँ डिमांड ज्यादा है। 2010 के अंदर हमने 20 टाइम्स 20 टाइम्स 20 दफ़ा इन्वेंट्री बनाई और उसे बेचा है। मैं कहूँ 2011 के अंदर मैंने 25 दफ़ा 10 टाइम 25 टाइम्स, और 2012 के अंदर मैंने जो है वो 40 टाइम्स। तो मेरी परफॉर्मेंस किस ईयर में सबसे अच्छी है? सर एंड वाले में 2012। 2000। 2012 में, क्योंकि मैंने उस 2012 के अंदर 40 दफ़ा इन्वेंट्री बनाई और बेची। तो इसका मतलब मेरी यस। इफ़िशेंसी 2012 में, मतलब हर साल में बढ़ती जा रही है लेकिन 2012 में बहुत अच्छी रही है। ओके, तो ये इसका मतलब है। यस सर। अच्छा जी, दूसरा उसके अंदर तीसरी जो इफ़िशेंसी रेशो है वो है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। अब जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि
ये आपकी क्या कौन सी इफिशिएंसी बताता है कि आप अपने रिसीवेबल से कितने दिनों के अंदर पैसे ले लेते हैं और कैसे निकालते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन। ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जी। क्रेडिट सेल से और मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। तो इसका आंसर भी डेज के अंदर आएगा और ये आपको ये बताएगा हाउ मैनी डेज ओ मैनी डेज कस्टमर टू टेक द पेमेंट सॉरी कस्टमर टू टेक टू पे द कंपनी को पे करने में कितने दिन लगाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। क्या आप अपने कस्टमर से कितने दिनों में पैसे निकलवा लेते हैं। जितनी जल्दी पैसे जी। निकलवाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है ना। यस सर। जी सर। मैंने कहा कि भाई मैंने 2010 के अंदर रिसीवेबल से ज़्यादा जो है वो 10 डेज़ के अंदर पैसे निकलवा लेता हूँ। 2011 के अंदर क्या हुआ, मैंने 30 दिन के अंदर पैसे निकलवाए। 2012 के अंदर क्या हुआ, मैंने 8 दिन के अंदर पैसे निकलवाए। तो सबसे ज़्यादा बेहतर किस ईयर में रहा। 2012 में। 2012 के अंदर। 2010। भाई मैंने ठीक है। 2012 के अंदर जल्दी पैसे निकलवा लिए, तो इसका मतलब मेरी इफिशिएंसी 2012 के अंदर ज़्यादा बेहतर रही। ओके, तो यस ये सर। जी रिसीवेबल सर। डेज हैं। और उसके बाद है पेबल्स पेमेंट पीरियड। पेबल्स पेमेंट पीरियड। इसका मतलब क्या है कि भाई मैं अपने पेबल सप्लायर को कितने दिनों में पेमेंट करता हूँ और ये कैसे निकालते हैं। ट्रेड पेबल्स ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं क्रेडिट पे डिवाइडेड बाय क्रेडिट क्रेडिट पेएबल्स। परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस पेएबल नहीं, उसने गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लो। क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365 डेज। ओके, तो इसका भी आंसर डेज के अंदर आएगा और इसका मतलब क्या होगा, हाउ मैनी डेज कंपनी टू टेक टू पे इट्स सप्लायर्स, कि अपने सप्लायर्स को पैसे पे करने में कितना टाइम लेते हैं वो। जैसे कि मैं एग्जांपल करूँ 2010 है, इसमें हमने 10 दिनों के अंदर पेमेंट की। 2011 के अंदर मैंने 20 दिन के बाद पेमेंट की 20 डेज़, और 2012 के अंदर मैंने जो है वो 15 डेज़ के अंदर पेमेंट्स की। ठीक है, अब मुझे ये बताना है सप्लायर आपसे किस साल खुश हुआ है। सप्लायर जिस साल सबसे जल्दी पैसे दे दिए। वो कौन सा है। 2010। तो यस। ठीक है, लेकिन आपको फायदा किस चीज़ के अंदर है, जिस साल में आपने सब कंपनी को सब फायदा किस में है कि भाई पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेट करें, ऐसा ही है ना। यस सर। वो है कंपनी को फायदा 2011 में है, 20 दिन लगाए पेमेंट करने में, लेकिन कंपनी को फायदा है सप्लायर अगली दफ़ा आपको उधार नहीं देगा। फिर सप्लायर अगली दफ़ा यस आपको उधार नहीं देगा। ठीक है, सर, फिर लॉस ही हुआ ना फायदा तो कंपनी है। को ये। हाँ जी, लॉस ही है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है भाई। आपकी रेपुटेशन खराब हो गई है, 10 दिन का कह के आप 20 दिन बाद पेमेंट कर रहे हैं, अगली दफ़ा कंपनी ने सप्लायर ने आपको उधार नहीं देना। ठीक है ना प्लस। नहीं यस देगा। जी। ध्यान रखना है हमने। अंगूर बन गए कि नहीं। सर, इंशाल्लाह जून में लगेंगे। मई चलो, जून। काफ़ी आज के लिए, बाकी रेशो मैं गलत करवाता हूँ, इतने इसको रटे मारो फिलहाल। कल यस। सेम टाइम पे आ जाना। ठीक है, जी सर। यस सर। चलो, ओके, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।